फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम इंग्लिश के कुछ रूल्स देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कुछ 3 रूल होंगे, बस ज़्यादा रूल नहीं होंगे, और उसमें भी हमें नोट पॉइंट देखने वाले हैं। सो आपको अगर इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में कुछ अलग ही नए लेवल का नॉलेज प्राप्त कर सके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि क्या पता जो आप अभी तक ढूंढ रहे हो वो आपको यहीं पर मिल जाए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देखते हो कि हर जगह दवाइयों में, हर जगह मतलब कि जो भी बोतल्स आती हैं और साबुन आती है, उन सब में इंग्लिश लिखी होती है और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, हमें पता ही नहीं होता कि उनका उन शब्दों का, उन वाक्यों का अर्थ क्या है। तो आप जब धीरे धीरे सीखेंगे तभी आपको आएगी। तो पहले शुरुआत करते हैं, जो हमने नोट की बात की थी वो है द वेरी का अर्थ होता है वही। सो दिस इज द वेरी गर्ल, या वही लड़की है, एंड दिस इज द वेरी मैन, आप कह सकते हो दिस इज द वेरी मैन, ये वही आदमी है। वो स्टोलन माई पर्स, हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरी पर्स चुराई। तो दिस इज द वेरी मैन, द वेरी, ठीक है। तो द वेरी के आगे अगर आप द लगा देते तो उसका अर्थ हो जाता है कि वो जोड़ देता है, यानी कि वही। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और अपने रूल नंबर 1 पर। रूल नंबर 1 में कह रहा है कि सच वॉट मैनी रेदर हाफ के साथ में हम जो है वो ए और एन का प्रयोग करते हैं उनके बीच में, और फिर उसके बाद में नाउन लगाते हैं। तो नाउन क्या हो गया? गर्ल, फूल, इंक पॉट और किलो और बुक, ठीक है। तो देखिए पहले सच है, सच हमने बात की थी, सच है, सच के बाद में ए लगा हुआ है तो सच अ गर्ल। उसके बाद में वॉट ए फूल, मैनी एन इंक पॉट, हाफ एन आवर, हाफ ए किलो, मैनी ए बुक। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि मैनी लगा हुआ है, फिर मैनी के साथ में बुक्स लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? बुक्स लिखते हैं, कभी भी बुक नहीं लिखते हैं, कभी भी बुक नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर मैनी के बाद अगर ए लगा हुआ तो कभी भी बुक्स मत लिखना, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हाफ एन आवर, अब इसमें हाफ एन आवर में कभी भी ए हाफ आवर नहीं लिखना है, हाफ एन आवर लिखना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स which make you weak and also strong। सो आपको ये ध्यान रखना है। कभी भी रिकॉर्डिंग में आ जाए तो आप अगर हाफ लिखा हुआ है पीछे आगे या एन लिखा हुआ है तो स्टूडेंट ध्यान दो कि अगर हाफ पीछे लिखा हुआ है, एन आगे रखा हुआ है, कि बीच में आवर लिखा हुआ है, तो आपको मिला के पूरा क्या लिख देना? हाफ एन आवर। और एन आवर एंड हाफ कुछ भी हो सकता है बाद में, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको अभी ये वाला रूल ध्यान देना है, ठीक है। नोट लिख दिया है, मगर इसको आप सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। ऐसे कि ए रैदर इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो ए रैदर इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पर रैदर के आगे ए लगा हुआ है, ये इसमें बताने के लिए नोट पॉइंट लिखा मैंने। फिर अगला रूल है, उसमें द का प्रयोग देखना है कि ऑल, बोथ और डबल के साथ में द लगता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, हम लोग बनाते हैं सेंटेंस और रीडिंग का मिलाकर हम लिख देते हैं द ऑल गर्ल्स, या फिर ऑल गर्ल्स के बाद में और द और कहीं फिट कर देते हैं रीडिंग में। लेकिन अगर ऑल दे रखा है गर्ल्स, मतलब कि गर्ल्स का अंदर कोई भी नाउन या फिर कुछ भी दे रखा है और हमें जोड़ कर लिखना है, तो जैसे कि बॉयज भी लिख सकते हैं, तो उसके बीच में क्या लगाना है? द लगाना है। तो ऑल द गर्ल्स, ओके। सो रिमेंबर दिस रूल, ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज। लेकिन अगर इसमें भी एक अपवाद होता है कि अगर किसी जात का बोध करा रहे हो तब हम लिख सकते हैं बोथ बॉयज, ठीक है। तो वो अलग है, वो बाद में किसी वीडियो में हम समझ लेंगे। अभी डबल द अमाउंट, ठीक है, तो बीच में क्या लगा हुआ है? द। अभी हम इंग्लिश को एक दिन में समझना इतना आसान नहीं है। अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर हाँ, एक समय के बाद में हम जरूर इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सुनने में भी हमें कोई परेशानी हो रहती है कि सुनकर समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगला जो हमारा रूल है वो इस बात पर है कि कई बार आपने देखा होगा कि MA लिखा होता है, NCC लिखा होता है, SMT लिखा होता है, एक्समास लिखा होता है, LP लिखा होता है, लेकिन उनके आगे N लगा होता है। अब दिमाग में ये बताते हैं कि ये है तो सारे कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है इनकी, और कॉन्सोनेंट के आगे मतलब कि कोई भी N नहीं लगता है, मतलब कि कोई N नहीं लगता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप NCC के पढ़ें
या फिर एन को पढ़ें। तो एन अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें जो पहला अक्षर आ रहा है वो क्या है, हिंदी का पहला जो अक्षर है वो, जो ये पहला अक्षर है वो हिंदी का एक स्वर है कि नहीं है। तो इसी वजह से एन लगता है। तो मतलब कि ये फायदा होता है कि हम लोगों को, क्योंकि हिंदी में जो स्वर होते हैं हमारे लिए वो इंग्लिश में भी एक तरीके से उनका काम होता है, वो काम करते हैं। तो हमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी हो गया है ये रूल। तो एन एम ए लिखा हुआ है, तो एम जब आप बोलोगे तो कभी भी यम मत बोलना, यम बोलोगे गलत हो जाएगा, एम बोलना है, ठीक है, एम बोलना है। यच मत बोलना, एच बोलना है। यक्स मत बोलना, एक्स बोलना है। यल मत बोलना, एल बोलना है, ठीक है। अगर आप यल बोलोगे तो आपका कभी भी एन नहीं लगाओगे, और एन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो एन एल पी, एन एक्स, एन एच एम टी, एन एन सी सी, एन एन ए। तो कभी भी यम ए मत बोलो, यन सी सी मत बोलो, यच एम टी मत बोलो, यक्स मास मत बोलो, यल पी मत बोलो, ठीक है। यल नहीं होता है, एल होता है, ठीक है। तो आपको यही बताना था कि इसी वजह से इनके आगे एन लगा हुआ है, क्योंकि इनको पढ़ने पर हमारा हिंदी में जो है वो उस पहला अक्षर स्वर निकलेगा। अब अगर हम यहाँ पर ट्री लिख दें, यहाँ पर हम अगर ट्री लिख दें तो ट्री क्या कहते हैं, ट्री का कोई पहला अक्षर हिंदी का स्वर से निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा। तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये रूल लिखा हुआ था कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी की स्वर्ण वर्ड जैसे आ ई आदि के मिलता जुलता हो, अर्थात वॉवेल हो, तो एन का प्रयोग होता है। और ये तो आपको पता है कि इसमें एच साइलेंट है, इसमें भी एच साइलेंट है। एन एयर उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो एन एयर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दीज रूल्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू लर्न इंग्लिश। एंड बोलने के लिए आपको ज़्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ये हमारे एग्जाम के लिए और कंपटीशन पेपर के लिए वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।